इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 812वां सेशन है हिंदी दैनिक वेबिनार का। और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर समृद्धि शर्मा। डॉक्टर समृद्धि का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर समृद्धि का एक छोटा सा इंट्रो मैं देना चाहूंगी। डॉक्टर समृद्धि जो है इंडियन यूट्यूबर, पब्लिक स्पीकर और इन्फ्लुएंसर हैं, ऑथर भी हैं, एजुकेटर है। उन्होंने एक बुक लिखी है सिंप्लीफाइड व्यू ऑन मियाजिम्स। और एच ए रॉबर्ट एंड स्टुअर्ट क्लोज फिलोसफी एंड इजी एक्सप्लेनेशन, ओनर फाउंडर एंड पब्लिशिंग मैनेजर ऑफ नो होम्योपैथी जर्नल एंड फाउंडर ऑफ नो होम्योपैथी। काफी बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है और एजुकेशनल और मोटिवेशन वीडियोस डालती हैं होम्योपैथी से रिलेटेड। और BHMS MD हैं स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर से, और करंटली PhD भी परसू कर रही हैं। और सीनियर रिसर्च फेलो हैं एट CRH, मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एट जयपुर। तो काफी अच्छा बायोडेटा है मैम का। और आज डॉक्टर समृद्धि जिस टॉपिक पे हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगी वो है रोल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन इन एलोपेशिया। एलोपेशिया एरियाटा में कैसे होम्योपैथी हमारी मदद करती है, उसके ऊपर डॉक्टर समृद्धि आज अपना सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और गुड इवनिंग टू ऑल द रिस्पेक्टेड होम्योपैथिक फ्रेटर्निटीज राइट हियर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन का एलोपेशिया में क्या रोल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एलोपेशिया जो है, जिसका रोल जो है मतलब होम्योपैथी इसमें काम भी करती है कि नहीं करती है। तो अगर हम ये देखें कि किसी भी चीज का रोल अगर देखना चाहें किसी भी बीमारी में, तो सबसे पहले हमें जो भी लिटरेचर है वो देखनी होती है कि लिटरेचर में देख के हमें मिल जाता है कि काम भी कर रही है दवाई या नहीं कर रही है। और दूसरी चीज, हमें पब्लिश्ड जो एविडेंसेस हैं, जो लिटरेचर्स के अलावा जो जर्नल्स हैं, उनमें हमें देखने को मिल जाता है कि इस बीमारी पे किसी भी दवाई ने काम किया कि नहीं किया। तो हमें रोल दो तरीके से देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एलोपेशिया में इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई रोल भी है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलोपेशिया होता ही क्या है। एलोपेशिया क्या है? पार्शियल या कंप्लीट हेयर लॉस है फ्रॉम द नेचुरली अक्रिंग एरिया ऑन द बॉडी। मतलब जहां जहां बाल हैं वहां से आधे बाल चले गए या पूरे बाल चले गए, उसे हम एलोपेशिया कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम कैसे डायग्नोज करें। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस की ये बीमारी है जिसे हम क्लिनिकली देख के बता सकते हैं कि हाँ इसको एलोपेशिया है, इसको एलोपेशिया नहीं है। तो सबसे दो तरीके के डायग्नोसिस होते हैं, एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और दूसरा जो है इन्वेस्टिगेशनल डायग्नोसिस होता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस से हम देखकर ही बता सकते हैं कि इसको एलोपेशिया है या नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलोपेशिया में ये होती है कि आपको, या फिर होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम जो कॉज है उस पे फोकस करते हैं। तो अगर एलोपेशिया का भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो कॉज है उस पे फोकस करना है कि किस कारण से इसको एलोपेशिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो हमें पता करनी होती है किसी भी पेशेंट की किसी भी बीमारी में। ये सिर्फ एलोपेशिया के लिए नहीं है, ये सारी बीमारियों के लिए है कि हमें जो है वो कॉज पता होना चाहिए किस कारण से इसको ये बीमारी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसका कारण पता कर लिया। जैसे हम देखेंगे कि एलन स्कीनोट या कोई सी भी जो नैश है, कैंट है, उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम करके लिखा जाता है। तो हमने कारण पता कर लिया, उसके बाद कारण पता करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको दवाई देंगे उस पेशेंट को। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसको बीमारी किस कारण से हुई है, उसके बाद हम उसको मेडिसिन देंगे। तो कोई सी बीमारी के लिए, एलोपेशिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अब कितने टाइप्स का एलोपेशिया होता है, तो एलोपेशिया जो है वो टाइप्स में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एरियाटा है, मतलब किसी एक एरिया से आपके बाल गए हैं। दूसरा, पूरे सर से बाल चले गए तो एलोपेशिया। अगर पूरी बॉडी से, जहां जहां बाल होते हैं वहां से पूरी बॉडी से हेयर लॉस हो गया तो उसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। और अगर टीलोजन हेयर लॉस हो रहा है तो उसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। अगर हेयर ग्रोथ साइकिल के टाइम, क्योंकि हम देखें हेयर साइकिल के जो
फेस हैं वो कितने होते हैं, 3 फेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। एनाजन में क्या होगा, आपका हेयर ग्रोथ होगा। कैटाजन में क्या होगा, जो हेयर है वो वैसे की वैसे रहेगा। और टीलोजन में वो हेयर फॉल हो जाएगा। तो अगर ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है टीलोजन फेस में तो उसे हम कहते हैं टीलोजन एफ्लुवियम। ग्रोथ के टाइम हो रहा है तो एनाजन एफ्लुवियम। और अगर हेयर लॉस जो हो रहा है वो आईब्रोज से, आईलैशेस से हेयर लॉस हो रहा है तो उसे हम मेड्रोसिस कहते हैं। अब सबसे पहला टाइप मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आप देख के ही बता सकते हो कि हाँ इसके बाल जो हैं वो इस पैटर्न में गए हैं, तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में क्या होगा, अगर मैन की बात करें तो फ्रंटल, यानी कि यहां से उसके बाल जा रहे हैं, और वर्टेक्स। एंड देन आप अगर पूरे जैसे मानो फ्रंटल से भी चले गए, वर्टेक्स से भी चले गए, बाल कहाँ रह गए, सिर्फ टेम्पोरल पे एरिया पे और ऑक्सिपिट एरिया पे, तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसको क्या है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। सो ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक बीमारी है कि जिसको आप क्लिनिकली आप डायग्नोस कर सकते हो इसको, सिंपल। अगर फीमेल्स में जो हेयर लॉस है वो कैसा हो रहा है, वर्टेक्स हेयर थिन हो रहे हैं और फ्रंटल हेयर लाइन, मतलब ये बाल जो है आगे से तो थिन हो ही रहे हैं और बीच में से भी जा रहे हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है टीलोजन एफ्लुवियम से, तो मैं आगे आपको जाके बता दूंगी। बस आपको अभी ध्यान रखना है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का कैसा प्रेजेंटेशन होता है, जो आप इस फोटो में भी देख सकते हो पीछे। देन एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में क्या हो रहा है, पैचेस बन रहे हैं, सर्कुलर पैचेस बन रहे हैं, या जो आपको क्लिनिकली देखने को मिल जाएंगे। और जैसा आप फोटो में भी देख सकते हो, इस तरीके के पैचेस ये डिफ्यूज भी हो सकता है, जगह जगह भी हो सकते हैं, और ये हो सकता है खुद एक सिंपल पैच भी हो। देन टीलोजन एफ्लुवियम। टीलोजन एफ्लुवियम जो है उसमें क्या होता है कि आपके जो बाल हैं वो गुच्छे सहित निकल रहे हैं, रूट से निकल रहे हैं। और ये तब निकल रहे हैं जब आप शावर कर रहे हो या हेयर ब्रश कर रहे हो, तब निकल रहे हैं। फिर आपको क्या लगेगा, खाली खाली सर लगेगा। तो ये आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे पेशेंट जो हैं आजकल टीलोजन एफ्लुवियम के ही आते हैं कि बाल जो हैं उनके ऐसे ही झड़ रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कितने नॉर्मल बाल हैं, कि कितने बाल झड़ते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो अगर कोई इंसान जो है वो सर धो रहा है, अगर उसने सर धोया उसके बाद उसके 250 बाल भी हाथ में आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, ये लिटरेचर्स में लिखा हुआ है। और अगर कोई इंसान है जिसके अगर डेली के कितने बाल हाथ में आ रहे हैं, तो 100 से 150 बाल अगर हाथ में आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। और सर धोने के बाद अगर 250 बाल, 250 हेयर्स अगर उसके हाथ में आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। ठीक है। अगर इससे कम आपको हेयर शेडिंग देखने को मिल रही है तो क्या है, नॉर्मल है। और उससे ज्यादा 150 और 250 से ज्यादा अगर हेयर फॉल देखने को मिल रहा है तो वो कंडीशन जो है उसकी खराब है। एनाजन एफ्लुवियम में क्या होता है, हेयर लॉस होगा जो कीमोथेरेपेटिक, जिनको मतलब मानो कैंसर हो रखा है, कीमोथेरेपी पे गए हैं, उसके बाद जो हेयर फॉल हो रहा है वो एनाजन एफ्लुवियम होता है। मतलब एनाजन फेज जो है उसी फेज में उनका जो पेशेंट है उनके हेयर फॉल हो रहे हैं। और अगर आई लैशेज, आईब्रोज से बाल जा रहे हैं तो उसे मेड्रोसिस कहते हैं, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। सबसे कॉमन टेस्ट जो हम करके देखते हैं उसे कहते हैं पुल टेस्ट। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो यही पूछते हैं कि क्या पुल टेस्ट सफिशिएंट है, हम करके देख सकते हैं पुल टेस्ट को, और ये मतलब आप साइंटिफिकली इसको बता सकते हो क्या। तो पुल टेस्ट जो है वो खुद इतना वैलिड टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ ये बताता है हाँ इसको हेयर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा जो पब्लिकेशन जो है वो बहुत अच्छा हो, और या हमारी रिसर्च बहुत अच्छी हो, तो साथ में आपको कुछ ना कुछ स्केल्स प्रेफर करनी पड़ेगी, या फिर साथ में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चनेयर वगैरह यूज करने पड़ेंगे। अब पुल टेस्ट सिंपल क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। पुल टेस्ट में आपको क्या करना है कि करीब 40 बाल जो हैं, मतलब स्कैल्प के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे आप क्या करोगे, आपको अपना थंब लेना है, और जो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, दैट इज 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर, उसको आपको क्या करना है, बाल को पकड़ना है। और करीब 3 जो एरियाज हैं वहां से अलग अलग जगह से आपको बालों को जो है वो पकड़ के और फिर खींचना है पेशेंट की। उसके बाद क्या होगा कि अगर जो बाल हैं वो उसके 40 से 50 बाल आ गए,
तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हेयर फॉल है। आपको सिंपल क्या करना है, 40 से 50 बाल पकड़ने हैं। अगर वो सारे के सारे आ गए तो आपको पता ही चल जाएगा इस एरिया से जो है वो ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्नोसिस कैसे होगा। अगर 6 से ज्यादा बाल, मतलब आपने 60 बाल या 50 बाल उस पेशेंट के पकड़े और वो सारे के सारे आ गए, मतलब वो तो वहां से, कई पेशेंट ऐसे बताते हैं आके कि मैंने आज यहाँ से बाल पकड़े, खींचे, सारे बाल हाथ में आ गए, एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है उनको। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। अब क्या होगा कि आपने बाल पकड़े, उसमें से 6 बाल आ गए तो नॉर्मल है, 6 से ज्यादा बाल आ गए तो मतलब उसको दिक्कत है। कई पेशेंट होते हैं जिनके जो पुल टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, मतलब आप जब करके देख रहे हो तो नेगेटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है वो सर धो के आया होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि आपको पेशेंट को ये कह देना है कि मैं पुल टेस्ट करूंगा या करूंगी जब एक दिन पहले आपको हेयर वॉश नहीं करना है, मतलब उसके बाल गंदे होने चाहिए, तब आपको पुल टेस्ट करके देखना है। अगर पुल टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया तो आप क्या करोगे, आप पेशेंट को ये कहोगे कि आपको क्या करना है, सुबह जब आप बाल बनाओ तब आपको बाल बनाते वक्त एक पॉलिथिन लेनी है, उसमें सुबह जितनी बार आप कॉम्ब कर रहे हो, जितने बाल आपके हाथ में आ रहे हैं, उसको आपको एक प्लास्टिक या जो आपकी पॉलिथिन है उसमें डाल लेना है। 7 से 14 दिन आप उसमें बाल डालोगे, फिर वो डॉक्टर के पास उन बालों को लेके आएगा, डॉक्टर उस बाल को काउंट करेगा। काउंट वही सिंपल सा करना है, 150 बाल और 250 बाल का क्राइटेरिया आपको रखना है। अब 150 बाल तक भी अगर आपको उसमें मिल रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि ये इसका जो नॉर्मल है। लेकिन 150 से ज्यादा मिल रहे हैं तो मतलब ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। और पेशेंट अगर ये कह देता है कि मैंने तो हेयर वॉश ही किया था, हेयर वॉश के बाद मेरे पास 250 बाल आए हैं, तो आपको मान लेना है कि ये नॉर्मल है। और हेयर वॉश से पहले अगर आए हैं तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए, कितने बाल। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आके सिंपल सा ये बोलते हैं कि मेरे तो बहुत, जब आप पूछते हो कितने बाल झड़ रहे हैं, बोले बहुत झड़ रहे हैं। आपको उनके बताने के तरीके पे नहीं जाना है कि बहुत झड़ रहे हैं, आपको सिंपल सा उसको ये पूछना है कि फिर भी मुझे काउंटिंग बता दो। पेशेंट बोलता है मान लो 100 150 बाल झड़ रहे हैं, 100 150 वो बोलेगा ऐसे, लेकिन आपको ये कहना है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, 150 बाल झड़ना नॉर्मल है, ये पेशेंट को आपको बताना है, ये फिजियोलॉजिक हेयर लॉस होता है। अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इस पे बहुत अच्छा काम करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर रोल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन हमें एलोपेशिया पे देखना है तो सबसे पहले हमें लिटरेचर्स देखनी है कि लिटरेचर में लिखा हुआ भी है क्या कि रोल है। अगर लिखा हुआ है तो उसको वैलिडेट किया जाता है या रीवेरीफाई किया जाता है थ्रू द रिसर्चेस। अब लिटरेचर देखते हैं हम, लिटरेचर में लिखा हुआ है क्या। तो लिटरेचर में हमें मिला कि होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है दैट इज एसिड फ्लोरिकम। एसिड फ्लोर जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर एसिड, जो है वीकनेस के लिए माने जाते हैं। अब वीकनेस आएगी किन कंडीशंस के बाद, अगर वीकनेस आ रही है आफ्टर द फीवर, या फिर वीकनेस अगर आ रही है आफ्टर द वाइटल डिस्चार्जेस। वाइटल डिस्चार्जेस में चाइना चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, हेयर लॉस फीवर के बाद हो रहा है पेशेंट को, तो एसिड फ्लोर उसकी अच्छी मेडिसिन है। बोरिक में मार्क्ड लिखा हुआ है, हेयर लॉस फॉलोइंग फीवर्स, रफ ब्रिटल हेयर, मतलब बाल जो हैं वो रफ हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बीच में से भी टूट जाएंगे या फिर आपके जो रूट्स हैं उनसे भी बाल आ रहे हैं। सेकेंड मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस जो है उसमें भी क्या है, डिबिलिटी है, मतलब कमजोरी बहुत ज्यादा है पेशेंट में। मेंटल डिबिलिटी पहले आ रही है, फिर उसके अंदर फिजिकल डेबिलिटी आ रही है। पहले वो मानसिक थक रहा है, देन वो फिजिकल थक रहा है। अब इसमें एक सिंपल लाइन ये लिखी हुई है कि जब भी पेशेंट को दिक्कत होगी उससे पहले क्या होगा, उसके कोई बीमारी हुई होगी, अक्यूट सिकनेस हुई होगी, या फिर बहुत ज्यादा उस पे एक्सर्शन हुआ होगा, बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा, या फिर इंपॉर्टेंट फ्लूइड लॉस, जैसे कि फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड ब्लड लॉस हो गया, या फिर एक्सेसिव स्वेट लॉस हो गया, जो वाइटल फ्लूइड्स हैं वो लॉस हुए, तो उनके बाद क्या है, एसिड फॉस अच्छी मेडिसिन है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एसिड जो है जितने भी, उनमें आपको ध्यान रखना है वीकनेस बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है, साथ में पेशेंट के वीकनेस देखने को मिलेगी। बराइटा कार्ब नेक्स्ट मेडिसिन है। बराइटा कार्ब में जो है बुद्धू बताया जाता है कि पेशेंट जो है बहुत ही ज्यादा बुद्धू है, या फिर ये कहा जाता है कि इसमें
जो ये मेंटल और फिजिकल ड्वार्फिज्म शो करता है, मतलब एक मन बुद्धि टाइप का इंसान, स्लो ग्रोथ है। और आप पेशेंट से जब ये पूछोगे कि क्या बचपन में इसके टॉन्सिल्स की ज्यादा दिक्कत रहती थी, या फिर कुछ भी ठंडा खाया पिया टॉन्सिल फूल जाते थे क्या, तो वो कहेगा हाँ ऐसा होता था। या फिर उस समय आप पूछोगे अभी भी ऐसा होता है क्या, तो कहेगा ऐसा होता है। अब बराइटा कार्ब में देखो आप, इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है वर्टेक्स बाल्डनेस, मतलब जो आप देखोगे एलोपेशिया है वो कहाँ पे दिखेगा आपको, उसके वर्टेक्स रीजन पे। ग्रेफाइटिस इज अ मेडिसिन दैट इज इफेक्टिव इन इंडिविजुअल हु आर प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन। ग्रेफाइटिस में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा मिलता है। ग्रेफाइटिस का पेशेंट जो है वो प्रोन टू ओबेसिटी भी होता है, ओवरवेट भी होता है। और इसका भी जैसे हमने पिछली मेडिसिन में देखा बराइटा कार्ब में, उसमें भी जो हेयर फॉल था वो कहाँ से था, वर्टेक्स से ज्यादा था। तो यहाँ पर ग्रेफाइटिस में भी जो हेयर फॉल होता है वो वर्टेक्स से ज्यादा होता है, और जो साइड्स हैं दैट इज अ टेम्पोरल रीजन वहां से भी ज्यादा होता है। या फिर आप देखोगे एलोपेशिया एरियाटा की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारी पब्लिश्ड एविडेंसेस है जिनमें ग्रेफाइटिस पेशेंट्स को दी गई और उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एलोपेशिया एरियाटा की कंडीशन में। नेक्स्ट मेडिसिन इज द केली कार्ब। केली कार्ब जो है उसमें जो हेयर है वो आपको ड्राई मिलेगा। और इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको देखने को मिलेगी, और बाल जो हैं वो ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं साथ में पेशेंट को, तो ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें लिखी हुई है कि बाल जो हैं वो कहाँ से ज्यादा झड़ रहे हैं, जैसे दाढ़ी हो गई, टेम्पल रीजन हो गया, आईब्रोज हो गई, यानी कि मेड्रोसिस की अच्छी मेडिसिन हो गई। टेम्पल्स से जा रहे हैं तो मतलब जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, या फिर टेम्पल्स में भी एलोपेशिया एरियाटा हो गया, या बियर्ड में एलोपेशिया एरियाटा हो गया, उसके लिए ये अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो दैट इज केली सल्फ। केली सल्फ में भी जो है वो एलोपेशिया एरियाटा की अच्छी मेडिसिन है। साथ में क्या हो रहा है, पेशेंट के डेंड्रफ है। डेंड्रफ कैसा है, येलो। काली सल्फ को जब आप देखोगे येलो डेंड्रफ, पेशेंट से पूछा जाता है, सबसे पहली चीज पूछी जाती है जब भी हम हेयर फॉल को डील करते हैं कि कितने बाल आपके झड़ते हैं। उसमें ये होता है वेरी कर जाता है, कई पेशेंट्स को हम कह देते हैं नॉर्मल है, वो नाराज होके चले जाते हैं। और कई पेशेंट जो समझ के जाते हैं, तो आपको साथ में जो है वो साइकोलॉजिकल थेरेपी भी पेशेंट को देनी है कि नहीं साहब ये नॉर्मल चीज है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अब दूसरी चीज हम पूछते हैं डेंड्रफ है कि नहीं, तो कई पेशेंट है मना कर देते हैं डेंड्रफ तो नहीं है। तो डेंड्रफ नहीं है तो जिनमें डेंड्रफ नहीं है वो मेडिसिन एक्सक्लूड हो गई। फिर साथ में तीसरी चीज पूछी जाती है इचीनेस ऑफ द स्कैल्प, साथ में इचिंग तो नहीं है, कई पेशेंट है जो कहते हैं इचिंग है, कई है नहीं है, तो उसके बेस पर मेडिसिन जो है वो डिफर कर जाती है। अब यहाँ पे केली सल्फ में क्या है, डेंड्रफ जो है वो येलो है, स्टिकी डेंड्रफ है, और एलोपेशिया एरियाटा की अच्छी मेडिसिन है, जैसे काली कार्ब थी वो एलोपेशिया एरियाटा की अच्छी मेडिसिन थी। नेक्स्ट मेडिसिन इज द लेकेसिस। लेकेसिस में भी क्या हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये अपने बालों को भी हाथ लगाने नहीं देता, क्योंकि ये सेंसिटिव है टू द टच, इसको हाथ पसंद नहीं है। कई पेशेंट होते हैं जो, जैसे हम भी टेस्ट करने को कहते हैं कि हम हेयर पुल टेस्ट करेंगे, वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं मेरे बालों को हाथ मत लगाना। तो कुछ कंडीशंस हैं तो हमें ये चीजें क्लिक करनी चाहिए कि ये तो सिम्टम लेकेसिस का है या ये सिम्टम इस मेडिसिन का है। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में ग्रे हेयर एंड अर्ली बाल्डनेस, तो जब भी हमें दिखता है कि इसकी एज तो इतनी है और इस एज पे इसको ग्रे हेयर कैसे आ गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो पहली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है एट दैट कंडीशन इज द लाइकोपोडियम। इसमें प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, साथ में डेंड्रफ भी मिलेगा। डेंड्रफ एक मेडिसिन में और मिलता है दैट इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो डेंड्रफ होता है, पेशेंट सिंपल सा ये बताता है कि मेरे कंधों पे भी सफेद सफेद डेंड्रफ आ जाता है, बाल बनाऊं, बाल धोऊं, या फिर मसाज करूं, तेल लगाऊं, या कुछ भी कर रहा हूं सर के साथ, तो मेरे जो शोल्डर है या जो कपड़े हैं उस पे डेंड्रफ गिर जाती है, तो फॉस्फोरस उसकी जो है अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन इज द नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर जो है उसमें क्या है, साथ में आपको देखने को मिलेगी स्कैल्प में, मतलब जो हेयर रूट्स हैं उसमें फुंसियां देखने को मिलेगी। तो इरप्शंस जो हैं वो ड्राई हैं, बट दे अफेक्ट द हेयर फॉलिकल, वो हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। साथ में ऑयली स्किन आपको देखने को मिलेगी।
सो एलोपेशिया विद द ऑयली स्किन, जब आप पेशेंट की स्कैल्प भी चेक करोगे ना तो वो आपको दिखेगा चिपचिपी थोड़ी सी, ये कंडीशन होती है नेट्रम म्यूर की। फॉस्फोरस का मैंने आपको भी बता ही दिया है कि पैचेस में बाल निकल रहे हैं और जो डेंड्रफ है वो शोल्डर पे आ रही है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलीशिया। साइलीशिया में पुअर एब्जॉर्प्शन है, और पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से या फिर आप ये कह सकते हो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से जो हेयर फॉल है वो हो रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन इज द सीपिया। सीपिया में जैसे हमने लेकेसिस में देखा, लेकेसिस का पेशेंट भी हाथ लगाने को मना कर देता है कि नहीं मेरे बालों के हाथ मत लगाओ, वैसे ही सीपिया के जो पेशेंट है वो भी बालों को हाथ लगाने को मना कर देते हैं कि नहीं हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उनकी भी जो स्कैल्प है, स्कैल्प का हो या हेयर रूट्स का हो, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो उनके साथ उसके साथ क्या है, ये कंडीशन रहती है कि टच सेंसिटिव होते हैं एंड हेयर फॉल विद द सेंसिटिव रूट्स। और आपको यहाँ भी क्या मिलेंगे, इरप्शंस मिलेंगे, फोरहेड पर इरप्शंस मिलेंगे, हेयर रूट्स पे इरप्शन मिलेंगे। हेयर फॉल क्रॉनिक हेडेक की वजह से होता है एंड एट द क्लाइमेट्रिक पीरियड, ज्यादा लंबे समय तक पेशेंट को सर दर्द रहा उसके बाद उसका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सीपिया अच्छी मेडिसिन है। अब यहाँ पर जैसे एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है दैट इज अ कैंथेरिस। कैंथेरिस अभी हम देखेंगे कि बहुत रेपर्टरी में सिंगल मेडिसिन जो है कैंथेरिस वो लिखी हुई है फॉर द रूब्रिक हेयर फॉल वाइल कॉम्बिंग, मतलब बाल बनाता है पेशेंट तभी हेयर फॉल हो रहा है, उसके अलावा नहीं हो रहा। बहुत सारे पेशेंट ये आके बताते हैं जब हम पूछते हैं कि बाल कब झड़ते हैं, जो मोडेलिटीज है वो पूछी जाती है ना, एग्रावेशन कब है, एमलाइरेशन कब है, तो जब पूछते हैं कि बाल कब ज्यादा झड़ रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि हेयर फॉल तभी होता है जब मैं बाल बनाता हूँ या बनाती हूँ। तो उसकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैंथेरिस। अब सीपिया में जो रूट्स हैं वो सेंसिटिव हैं, कैंथेरिस में रूट सेंसिटिव नहीं होती हैं। कैंथेरिस में इचिंग मिल सकती है स्कैल्प में साथ में, क्योंकि कैंथेरिस का इंपॉर्टेंट सिम्टम है इचिंग, बर्निंग। पर इसमें सेंसिटिवनेस नहीं होती कैंथेरिस में। कैंथेरिस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता चले, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर कुछ भी पता नहीं चले बस हेयर फॉल है तो आपको थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को थेरेप्यूटिकली रखना है, क्योंकि यहाँ तो हम इंडिविजुअलाइज की बात कर रहे हैं, थेरेप्यूटिकली रखना है तो कैंथेरिस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब टिंचर जो हैं वो भी दिए जाते हैं कैंथेरिस के कि आप इसको स्कैल्प पे अप्लाई करो, स्कैल्प पे आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो इसी कारण से मिलते हैं क्योंकि वो सच में उसकी दवाई है। नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज द सल्फर। सल्फर का अच्छा, मैं यहाँ जो भी मेडिसिन बता रही हूँ उसमें आपको पेशेंट का साथ में और भी सिम्टम्स देख के रखने हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअलाइजेशन, बट मेरा फोकस अभी क्या है, सिम्टम्स के ऊपर है। जो सिम्टम्स जानने ज्यादा जरूरी है हेयर रिलेटेड, पर हमको साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी ध्यान रखना है पेशेंट का कि हाँ ये ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, साथ में ये सिम्टम है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। सल्फर में हम ध्यान रखते हैं कि सल्फर के जो स्किन अफेक्शन है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और सल्फर के साथ में डर्टी स्किन होती है, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं, या फिर पेशेंट जो है वो बार बार आप दवाई दे रहे हो और वो काम नहीं कर रही हैं, कंप्लेंट्स बार बार आ रही हैं, तो सल्फर प्रिस्क्राइब की जाती है। और एक जगह खुजली हुई वहां से ठीक हुई, दूसरी जगह हो गई, या फिर सर में खुजली हुई वहां से खुजली करी उसके बाद वहां से ब्लड आने लग गया, तो उसकी सल्फर जो है वो अच्छी मेडिसिन है। ड्राइनेस जो है सल्फर में देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, न्यूट्रिशनल लॉस आ जाता है, तो उसके लिए साथ में ड्राइनेस, उसकी वजह से आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी। अब हम रेपर्टरी की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेडिसिन कैंथेरिस इंपॉर्टेंट है। कैंथेरिस ध्यान में इसलिए रखनी है क्योंकि आप जब रूब्रिक देखोगे, हेड हेयर फॉलिंग कॉम्बिंग द हेयर वेन, जब बाल बना रहा है तभी हेयर फॉल हो रहा है, उसमें एक मेडिसिन जो है सिंथेसिस में क्लियर कट लिखी हुई है दैट इज कैंथेरिस। या फिर एक मेडिसिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी बाल गए उसके बाद जो नए बाल आए वो ग्रे आए, तो उसके लिए विंका माइनर जो है वो अच्छी मेडिसिन है। ग्रे आए या कुछ एलोपेशिया एरियाटा के हमें पेशेंट्स मिले थे, उसमें हमने जब दवाई दी उसके बाद व्हाइट हेयर आ गए थे, ग्रे तो हमें नहीं मिले थे लेकिन व्हाइट हेयर आ गए थे, उसके लिए भी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, जो रेपर्टरी में सिंगल मेडिसिन लिखी हुई है दैट इज द विंका माइनर। और माइंड डिल्यूजन हेयर ऑफ फॉलिंग आउट, मतलब उसको सिर्फ डिल्यूजन है फॉलिंग आउट हेयर का,
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। मतलब सिंपल क्लियर कट हो गया कि अगर पेशेंट आपको बता रहा है कि मेरे इतने ज्यादा बाल झड़ रहे हैं और आप देखते हो कि नहीं है ऐसा, तो आप नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब करो। और प्रिस्क्राइब भी क्या करना है उसको, तो हमको सिंपल जो है वो साइकोथेरेपी देनी है कि नहीं है नॉर्मल है। वूली हेयर से रिप्लेस हो रहा है, मतलब बाल गए, उसके बाद जो नए बाल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कॉटन वूल जैसे बहुत पतले बाल, उलझे उलझे बाल, जैसे रुई होती है। उसके लिए भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है विंका माइनर। नेक्स्ट, हेड हेयर पेनफुल फॉलिंग ऑफ हेयर विद, मतलब बाल झड़ रहे हैं उस और साथ में क्या है, पेनफुल भी है, तो उसके लिए एंटिम क्रूड जो है वो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मैं वही रूब्रिक्स जो है वो आपको बता रही हूँ जो रूब्रिक्स में सिंगल मेडिसिन जो है वो लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन लिखी। फाटक रेपर्टरी की बात करें, फाटक रेपर्टरी में क्या है, हेयर फॉल फ्रॉम द आईब्रोज, जो हमने देखा मेड्रोसिस। सो अगर आईब्रोज से बाल जा रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है काली कार। एंड अगर बाल जो है चिन से जा रहे हैं, तो चिन से जाने के बाद जो बाल, मतलब आप देखो यहाँ से गए तो वहां पे अगर एलोपेशिया एरियाटा भी हो रहा है या फिर आपको डिफ्यूज एलोपेशिया भी दिख रहा है, तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल रूब्रिक हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब बात ये है कि ये रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, इंडिविजुअलाइज के साथ साथ आपको साथ में ये भी देखना है कि अगर, क्योंकि बीमारी क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस की है, तो अगर आपने देख लिया, क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कर लिया और आपको दिख रहा है कि पेशेंट में, कई पेशेंट्स हैं उनमें कुछ भी नहीं मिलता ज्यादा, तो अगर पेशेंट में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल क्या करो, देखो लोकेशन देखो, कारण देखो, और उसके बेस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। कारण के लिए भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि जैसे मेडिसिन हम देखते हैं तो उसमें एलिमेंट फ्रॉम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एलिमेंट फ्रॉम हर बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उसको आप अप्लाई करो अपने एलोपेशिया की पेशेंट्स पे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर ये रूब्रिक तो हर में अभी अपन डिस्कस ही कर चुके, हेयर फॉलिंग, ग्रे हेयर रिप्लेस्ड बाय विंका। सो मर्फी रेपर्टरी में माइंड, 1 सेकेंड, मर्फी रेपर्टरी में एक रूब्रिक है माइंड ग्रीफ एलिमेंट फ्रॉम हेयर फॉल्स ऑफ, मतलब अगर बाल झड़ रहे हैं और किस कारण से झड़ रहे हैं, सिर्फ दुख की वजह से, मतलब पेशेंट को आप जब पूरा सुन रहे हो, उसके माइंड के सिम्टम आप पेशेंट के ले रहे हो, तब आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ उसमें दुख मिल रहा है कि इसके तो बहुत ज्यादा ग्रीफ की कंडीशन थी जिसके बाद जो है हेयर फॉल हुआ, तो एसिड फॉस इज द इम्पोर्टेंट मेडिसिन। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टडी बताने वाली हूँ, दैट इज ए स्टडी डन ड्यूरिंग माय एमडी टाइम। और ये जो स्टडी है दैट इज ऑल्सो अवॉर्डेड बाय द सीसीआरएच। अभी रिसेंटली स्टडी को अवार्ड मिला है सीसीआरएच के द्वारा। स्टडी का टाइटल है प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी टू असेस द रोल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन इन एलोपेशिया। अब मैं इस स्टडी को यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहा है तो उसके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते थे कि ऐसी स्टडी जो है दैट इज नॉट द साइंटिफिक वैलिड स्टडी जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस से की जाए या फिर जो फोटोग्राफिक एविडेंस से की जाए। बहुत सारे लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन अभी भी है और था, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी जो स्टडी है उनको आप वैलिड कैसे बता सकते हो, कि हाँ ये साइंटिफिकली वैलिड स्टडीज हैं। क्योंकि एलोपेशिया क्लिनिकल डायग्नोसिस है, आपने क्लिनिकली देखा, उसको आप कैसे अब बता सकते हो कि इस स्टडी को हम कैसे साइंटिफिकली वैलिड करा सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं, और पब्लिकेशन इसका अच्छे जर्नल्स में हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलोपेशिया, आप देख रहे हो, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को, कि सबसे पहली चीज, अगर आप कोई सी भी ऐसी बीमारी उठा रहे हो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसका आपको फोटोग्राफिक एविडेंस जरूर रखना है। फोटोग्राफिक एविडेंस, अब बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि फोटोज तो एडिट हो जाती है, तो फोटोज डेफिनेटली एडिट हो जाती है लेकिन वो पकड़ी भी जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर, अगर आप फोटो एडिट कर रहे हो तो सामने वाले के पास सॉफ्टवेयर होता है जो वो एडिटिंग को पकड़ लेता है।
तो सिंपल सिंपल ये भी लिखा आता है कि इस सॉफ्टवेयर से इतने टाइम पर इस ऐप को खोल के या इससे इसको एडिट किया गया, और फिर आप करोगे अनएडिट तो अनएडिट वो सारी चीजें हटा देगा। तो ऐसे फोटोज चेक होती हैं कि आपने उसमें एडिटिंग भी करी है कि नहीं करी है। तो अगर आपके पास ये कारण है कि हम क्लिनिकल डायग्नोसिस की बीमारियां जो है वो इसलिए नहीं लेते, सिर्फ इन्वेस्टिगेशनल लेते हैं, तो एडिटिंग का आप ये इशू छोड़ दो। एडिटिंग पकड़ी जाती है, एडिटिंग का कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस आप बीमारियां ले रहे हो तो आपको प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ लेनी है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान देनी है कि आप एक कैमरा स्पेसिफाई कर दो कि मैं इस कैमरे से ही फोटो लूंगी, इतने पिक्सल के कैमरे से ही फोटो लूंगी या लूंगा, और इस लाइटिंग में ही लूंगी और इसी एंगल से लूंगी। वो आपको अपने जो आप बता रहे हो प्रोसीजर, उसमें आपको बताना है कि मैं इस कैमरे से इतनी लाइटिंग में ही और इस एंगल से फोटो लूंगी, या फिर प्री डिफाइंड एंगल की फर्स्ट फोटो जिस एंगल से है उसी एंगल से उसकी पोस्ट फोटो भी आएगी, प्री एंड पोस्ट फ्रॉम द सेम एंगल। दूसरा आपको क्या रखना है, रखना जरूरी है आपको स्केल। ठीक है, अगर आपको स्केल जो है वो नहीं मिल रहा है तो आपको रखना जरूरी है क्वेश्चनेयर साथ में। और क्वेश्चनेयर से हमें एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये मिलता है, हम एलिमेंट्स फ्रॉम जो है वो पता कर सकते हैं कि क्वेश्चनेयर आपने लगाया और आपको साथ में पता चल गया कि इसकी बीमारी का जो कारण है वो क्या है। तो ये एक स्टडी थी जो एसकेएच में स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में की गई थी, जो मैंने ही करी थी। और इसको सीसीआरएस से रिसेंटली क्वालिटी डिसर्टेशन का अवार्ड भी मिला है। और ये फरवरी 2022 से जनवरी 2023 तक जो थी ये स्टडी को कंडक्ट किया गया था ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इंपॉर्टेंट चीज है, प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ असेसमेंट किया गया और साथ में एक स्टैंडर्डाइज स्केल रखी गई, 7 पॉइंट इम्प्रूवमेंट स्केल। जो स्केल क्या बताती थी कि 0 to 7 एंड 0 to -7। तो 0 to 7 अगर पेशेंट जा रहा है तो इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है, 0 to -7 पेशेंट जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो डेटरोरेशन शो कर रहा है, वो ये बता रहा है कि अब ये खराबी की तरफ चला गया। तो अब ये कैसे पता चलेगा, हम प्री एंड पोस्ट फोटो को कंपेयर करेंगे पेशेंट की, कि बाल उगते हुए दिख रहे हैं, हमें जो डेंसिटी है वो ज्यादा दिख रही है तो ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, तो ये +7 की तरफ जा रहा है, तो मतलब रिजल्ट अच्छा है। और अगर हमको बाल भी कम दिख रहे हैं, स्कैल्प भी ज्यादा दिख रही है पेशेंट की, तो ये -7 की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या है, इम्प्रूवमेंट जो है इसको कम दिख रहा है, तो -7 की तरफ चला गया। और यहाँ पर एक स्केल भी डेवलप की गई थी, दैट इज द एलोपेशिया स्कोरिंग स्केल, जिसकी पायलट स्टडी की गई थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वैसे तो बहुत सारी स्केल्स हैं, बट यहाँ पे क्योंकि टोटल एलोपेशिया को इंक्लूड किया गया था और सिर्फ एक जो इंडिविजुअल टाइप है उसको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपेशिया एरियाटा को इंक्लूड किया है, टीलोजन को ही किया, इसमें सारे एलोपेशिया इंक्लूड थे, इसलिए एक स्केल को डेवलप करना पड़ा, क्योंकि जो स्केल है वो इंडिविजुअल एलोपेशिया टाइप्स के लिए थी। तो एक स्केल को डेवलप किया गया जिसकी पायलट स्टडी की गई और प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट जो थे वो स्कोर्स को कंपेयर किया गया। और हेयर लॉस क्वेश्चनेयर को अप्लाई किया गया टू फाइंड आउट द साइंटिफिक सिग्निफिकेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर। देन मटेरियल मेथोडोलॉजी जो थी इसकी, वो ये थी कि आपने पेशेंट जो थे वो 18 से 60 साल लिए। क्यों लिए, क्योंकि 18 से 60 साल इसलिए लिया क्योंकि 18 से पहले और 60 के बाद जो हेयरफॉल है वो लिटरेचर्स में कम देखने को, मतलब ऐसा मिलता है कि लिटरेचर्स में जब आप देखोगे तो हेयरफॉल 60 के बाद तो ज्यादा हो रहा है और 18 से पहले कम हो रहा है, तो इसलिए इंक्लूजन में रखा गया। कीमोथेरेपी को एक्सक्लूड किया गया, प्रेग्नेंट फीमेल्स को, एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशंस को एक्सक्लूड किया गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखने की ये है कि जब हमने हेयर लॉस क्वेश्चनेयर लगाया तो हेयर लॉस क्वेश्चनेयर में स्ट्रेस जो था वो बहुत ज्यादा पेशेंट में देखने को मिला, कि स्ट्रेस के बाद जो था वो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ, या फिर टाइफाइड हुआ पेशेंट्स को उसके बाद हेयर फॉल ज्यादा हुआ, या डाइट डेफिशिएंसी। यानी कि आप देख सकते हो मेडिसिन लगातार आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्ट्रेस के कारण कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है, टाइफाइड के बाद कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है, डाइटरी डेफिशिएंसी में कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो ऑटो इम्यून कंडीशंस में चला गया, हेयर कलर। तो जब ये रिजल्ट देखे गए और प्रीवियस स्टडीज देखी गई तो प्रीवियस स्टडी में भी ये मिला कि हेरिडिटरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेयर फॉल में,
और अगर पेशेंट जो है बहुत बार बार डाई करे जा रहा है, हेयर डाई लगा रहा है, या फिर जो डाइटरी डेफिशिएंसी है उसके कारण हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, या दवाइयां बहुत ज्यादा अगर पेशेंट खा रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो मेडिकेशंस के बाद भी हेयर फॉल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें देखने को मिली। अब मैंने इस पे फोकस इसलिए किया क्योंकि जो आगे के जो आपको ध्यान देना है वो देना है एलिमेंट फ्रॉम पे ही। अब इस स्टडी में जब आप मेडिसिन देखोगे तो नाट्रम्यूर ने बहुत अच्छा काम किया, लाइको ने बहुत अच्छा काम किया, और देन जो मेडिसिन हैं वो कम कम काम करी। सो नाट्रम्यूर एंड लाइको के रिजल्ट जो हैं वो ज्यादा देखने को मिले। और आप जो प्रीवियस पब्लिकेशंस है उनमें देखोगे तो उनमें भी जो नाट्रम्यूर है और जो लाइको है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। दिस इज द हेयर लॉस क्वेश्चनेयर। ये आप हेयर लॉस क्वेश्चनेयर देख सकते हो। इसमें सिंपल सिंपल लिखा हुआ है कि आपको पेशेंट से यस नो करके पूछना है कि हाँ या ना में जवाब दूं। और ये पेशेंट पे अप्लाई किया गया सिर्फ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट विजिट पे ही अप्लाई किया, और पेशेंट ने बता दिया कि हाँ इन कारण से है, ये कारण है, तो आपको एलिमेंट फॉर्म मिल गया, तो आपको दवाई आसानी से मिल गई। अब ये कुछ फोटोग्राफिक एविडेंस हैं। दीज आर द एविडेंसेस विच आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स। तो यहाँ पर आप पहली जो फोटो है उसको देख सकते हो जो पब्लिश्ड है होम्योपैथिक लिंक्स में, और इसके अंदर जो दवाई है दैट इज द नेट्रम्योर। नेट्रम्योर ने बहुत अच्छा काम किया, और आप देख सकते हो लगातार ये टीलोजन का केस है, टीलोजन एफ्लुवियम का। और आप पहली फोटोग्राफ से ही यहाँ देख सकते हो, ये फर्स्ट फोटोग्राफ है और ये लास्ट फोटोग्राफ है। तो आप देख सकते हो इसका रिजल्ट कितना अच्छा है कि लगातार आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये लिंक्स में पब्लिश्ड है जिसको आप जाके रीड कर सकते हो। और इसका ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो ट्रिगरिंग फैक्टर है पेशेंट का स्ट्रेस। पेशेंट ने ये कहा कि मैं सीवियर स्ट्रेस में था, बिजनेस स्ट्रेस था 1.5 साल से, प्रॉब्लम शुरू होने के पहले। तो आपको एलिमेंट फ्रॉम जो है स्ट्रेस मिल गया। और जब आपने रेपर्टराइज किया, रेपर्टराइज करने के बाद जो मेडिसिन थी वो नेट्रम्योर आई, नेट्रम्योर दी, और उसका ये रिजल्ट देखने को हमें मिला। नेक्स्ट फोटोग्राफ आप ये जो देख रहे हो, ये फोटोग्राफ आईजीएच में पब्लिश्ड है, और इस पेशेंट को ट्यूबरकुलाइनम दी गई, और ट्यूबरकुलाइनम का जो रिजल्ट था वो अच्छा हमें देखने को मिला। ये एलोपेशिया एरियाटा दैट इज ट्रीटेड विद द होम्योपैथी ट्यूबरकुलाइनम इंडिविजुअलाइज मेडिसिन है जो पेशेंट को दी गई उसका पूरा केस सुनने के बाद। और ये आफ्टर फोटोग्राफ है, ये बिफोर फोटोग्राफ। तो आप ये क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के भी कुछ अगर कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस की बीमारियां भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है वो बीमारियां वैलिड नहीं होती है, वो बीमारियां वैलिड फॉर द पब्लिकेशन तभी होती है जब आप क्या करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, अच्छी आप स्केल्स यूज करते हो, या फिर फोटोग्राफिक एविडेंस जो है आपके पास स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट आप ये यहाँ देख सकते हो दैट इज पब्लिश्ड अ केस सीरीज दैट इज पब्लिश्ड इन एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च। ये 4 केस हैं। ये केस जो है, ये केस ठीक हुआ फॉस्फोरस से जब इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट को दी गई। जब हमने पूरा केस सुना तो आप इसको जाके यहाँ पे रीड कर सकते हो, पूरे केस को आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट फोटोग्राफ थी पेशेंट की और ये फोटोग्राफ है, दोनों में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट ये फोटो है और पेशेंट की ये लास्ट फोटोग्राफ है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, लगातार कितना हेयर ग्रोथ हुआ है। और ये फोटो है एक पेशेंट की, और दिस वन इज द लास्ट फोटोग्राफ। लगातार कितना हेयर ग्रोथ हुआ है। दिस इज पब्लिश्ड इन द एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च। तो लगातार आप लोगों को क्या करना है, जो भी पब्लिकेशंस हैं उनको देखना जरूरी होता है कि कौन सी दवाई किस पे अच्छा काम करती है। अब ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का केस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ को कंपेयर कर सकते हो।
ये फोटोग्राफिक एविडेंसेस हैं जो पब्लिश्ड हैं जर्नल्स में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये एक स्टडी की गई थी, रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस साइकोसोमैटिक डिजीज एलोपेशिया विद एक्रोफोबिया एंड इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी। रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, हमने क्या किया, रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया। रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस जब एलोपेशिया के केसेस का किया तो एक चीज हमें देखने को मिली। वो क्या मिली? वो चीज सिंपल हमें ये मिली कि पेशेंट जिसको एलोपेशिया है उनमें जब हम मेंटल सिम्टम्स चेक कर रहे हैं तो हर पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हमें एक्रोफोबिया देखने को मिल रहा है। मतलब लगभग जो पेशेंट्स हैं उनमें ये एक्रोफोबिया हमको देखने को मिला। तो हमने क्या किया, हमने वो रूब्रिक्स उठाए, हाई प्लेसेस फियर थे, वो डिफरेंट डिफरेंट रेपर्टरीज से हमने उठाए, और हमें जो प्रोमिनेंट मेडिसिन थी अर्जेंटम नाइट्रिकम वो मिली। फिर जब वो मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई तो उनके हेयर ग्रोथ देखने को मिला। तो ये एक स्टडी थी जो की गई थी, रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस था केसेस का। फिर हमने एप्लीकेशन करी उस मेडिसिन की कि इससे क्या होता है। तो जब देख सकते हो सिंथेसिस रेपर्टरी से रेपर्टराइज किया, मर्फी से किया, वेंस एंड वूड रेपर्टरी से किया, तो हमको अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो बार बार पेशेंट्स के ऊपर लगातार आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि प्रोमिनेंट मेडिसिन है। ये है टीलोजन का केस। टीलोजन के केस में बिफोर ट्रीटमेंट आप देख सकते हो और आफ्टर ट्रीटमेंट आप देख सकते हो कि पेशेंट का स्कैल्प की जो हेयर डेंसिटी है, जो प्री है और पोस्ट है, उसमें कितना डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। ये केस है एलोपेशिया एरियाटा ट्रीटेड विद होम्योपैथी। ये मैंने बताई दिया आपको, ये ट्यूबरकुलाइनम से ठीक हुआ था। यहाँ पे एक सिंपल मेडिसिन आप देखोगे, सिंथेटिक रेपर्टरी को, आप सिंथेसिस रेपर्टरी को जब आप खोल के देखोगे उसमें लेफ्ट साइड ऑफ मुस्टाच हेयर फॉल या एलोपेशिया एरियाटा, उसके लिए एक सिंगल रूब्रिक है और उसमें एक सिंगल मेडिसिन लिखी हुई है ट्यूबरकुलाइनम। तो उससे ये पेशेंट जो है वो ठीक हुआ था। इसमें क्लियर क्लियर हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंट ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस की जो बीमारी होती है वो बीमारी जो है वो साइंटिफिकली आप ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते। तो सिंपल सिंपल सा यही है कि अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस किसी बीमारी का आप कर रहे हो तो आपको आपके जो टूल्स हैं वो इतने पावरफुल रखने हैं, वो टूल्स आपको इतने वैलिड रखने हैं कि जब आप उनको अप्लाई करो तो आपके पास जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा देखने को मिले और आप उनको साइंटिफिकली जो है वो बता सको कि हाँ मैंने ये जो रिजल्ट है ये इन इन प्रोसेस से मिले हैं या इन इन टूल्स से मिले हैं। तो आपको फोटोग्राफिक एविडेंस रखना है, भले ही आप डर्मेटाइटिस का केस ले रहे हो या एक्जिमा का केस ले रहे हो या फिर आप सोराइसिस का केस ले रहे हो, टीनिया का केस ले रहे हो, उनमें अगर प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ ले रहे हो तो सिंपल सा आपको बताना है पेशेंट को कि आपको एक कैमरा प्री डिफाइन करना है कि इस कैमरे में इतने पिक्सल में इतनी लाइटिंग में इस एंगल से मैं फोटो लूंगा या लूंगी, और साथ में ये बताना है उस पेशेंट को कि आपको एलिमेंट्स फ्रॉम देखने हैं पेशेंट के, और साथ में क्वेश्चनेयर या फिर आपका जो स्केल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्री एंड पोस्ट आपको ध्यान रखना है अप्लाई करते वक्त। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को आज आपको बतानी थी रिगार्डिंग दिस इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन रोल इन एलोपेशिया थेरेपेटिकली। बहुत सारे लोग कैंथेरिस को टिंचर में अप्लाई करने को देते हैं, वो इसी कारण से देते हैं कि मैंने आपको बताया अभी रूब्रिक जो सिंगल रूब्रिक और सिंगल मेडिसिन जो है वो उसमें लिखी हुई है, दैट इज द कैंथेरिस। तो आपको साथ की साथ रेपर्टरी को भी देखना है कि रेपर्टरी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और आपको इंडिविजुअलाइज फोकस भी करके देखना है कि इंडिविजुअलाइज पूरा आपने केस लिया उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है वो आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर किसी का कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है जो कोई पूछना चाहता है। या डॉक्टर समृद्धि का सेशन काफी अच्छा रहा। इन्होंने इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एलोपेशिया के बारे में बताया हमें, और अलग अलग थेरेपेटिक्स बताए और केस स्टडीज भी प्रेजेंट किए।
तो डॉक्टर समृद्धि, आपके लिए क्वेश्चन है कि मेडिसिन फॉर एलोपेशिया ड्यू टू डैंड्रफ, डॉक्टर ज्योति रानी पूछ रही हैं। मेडिसिन फॉर एलोपेशिया विद डैंड्रफ। डैंड्रफ के साथ अगर एलोपेशिया है तो दो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉस्फोरस और एक काली सल्फ। फॉस्फोरस में क्या होता है, पेशेंट ये बोलेगा मैं बाल बना रहा हूँ, या फिर तेल लगाया, या फिर जरा सा भी बालों को हाथ लगाया, तो एक तो साथ में हेयर फॉल गुच्छों से आएगा, और दूसरा वो ये कहेगा कंधों के आसपास या फिर जो भी टी शर्ट थी उस पे लगातार मेरे को सफेद सफेद दिख रहा है। तो ये बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो वाइट डैंड्रफ बताते हैं विद एलोपेशिया, या फिर विद हेयर फॉल, या फिर आप बोलोगे कि एरियाटा हुआ या टाइप्स में भी, तो फॉस्फोरस अच्छी मेडिसिन है, या फिर येलो डैंड्रफ है तो काली सल्फ अच्छी मेडिसिन है। तो ये आपको इंडिविजुअल आप रूब्रिक डाल के देखेंगे जब रेपर्टरी में, तो दो तो मैंने आपको बता दी, फॉस्फोरस और काली सल्फ, जो डैंड्रफ के लिए साथ में मेडिसिन है फॉर द एलोपेशिया। ओके, पर ये कह रही हैं कि इन्होंने ये सारी मेडिसिन ट्राई कर ली हैं, तो आई गेस हम्म। फिर इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन ही काम करेगी। इंडिविजुअलाइज तो मेडिसिन देनी है। जब पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको सिंपल, सबसे पहले केस तो आप लोगे ही, आपको ये हाँ रूब्रिक जी। तब अप्लाई करना है जब आपको केस में नहीं मिल रहा है कुछ भी। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सीधे आके आप पूछोगे हाँ क्या हो रहा है, तो वो ये कहेंगे बाल झड़ रहे हैं, फिर आप कहोगे और हम्म। कुछ और कुछ, जब आप पूछते ही रहोगे और कुछ तो बताएंगे ही नहीं। तब आपको ये मेडिसिन अप्लाई करनी है कि मेरे को तो अब थेरेपेटिक ही देनी पड़ेगी, ये कुछ बता ही नहीं पा रहा है, कुछ नहीं मिलता कई बार फर्स्ट विजिट पे पेशेंट के। फिर धीरे धीरे पेशेंट आके बोलेगा अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गया था, बाद में बताएगा। हम्म। हाँ अब तो आप डॉक्टर ज्योति, हाँ डॉक्टर ज्योति यही कहेंगे कि अगर आपने ये मेडिसिन ट्राई कर ली हैं तो आप और प्रोब करिए और कॉज पे जाने की कोशिश करिए। तो कॉज पे जाके जो मेडिसिन निकल के आएगी, मे बी फॉस्फोरस काली सल्फ नहीं है वो, पेशेंट और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके बेसिस पे। और जरूरी नहीं है, जिन मेडिसिन में हेयर फॉल का सिम्टम भी नहीं है, कई बार कॉन्स्टिट्यूशनली वो मेडिसिन भी निकलती हैं। हम्म। एम आई राइट डॉक्टर समृद्धि? हाँ जी। जी मैम। हाँ जी। तो आई होप डॉक्टर ज्योति की क्वेरी। और कोई एनी नोसोड प्लीज, नोसोड्स कौन से दे सकते हैं हम? ट्यूबरकुलाइनम है मैम, जो ट्यूबरकुलाइनम मैंने आपको इसमें बताया था इस केस में, ओके। हम्म। वो अच्छा काम किया था। हम्म। पूरी केस स्टडी है जो पब्लिश्ड है, जिसको आप देख सकते हैं आईजीएच में। हाँ जी, हाँ जी। जब से ली गई थी पेशेंट की, तब हम्म। हमने जब इसको रेपर्टराइज किया था हमको ज्यादा कुछ नहीं मिला, फिर हमने देखा कि सिंथेसिस रेपर्टरी में देखते हैं कि इसका रूब्रिक है क्या। तो हेयर हम्म। फॉल फ्रॉम द लेफ्ट मुस्टाच एरिया या एलोपेशिया एरियाटा लेफ्ट मुस्टाच एरिया में सिंगल मेडिसिन थी, दैट इज ट्यूबरकुलाइनम, वो नोजोड इंडिकेटेड था। तो वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया, तो उसका ये बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप पब्लिकेशन करें जिसमें किसी की फोटो आ रही हो, तो कंसेंट तो लेना जरूरी है कि क्या हम छाप बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। फिर आपको उसकी आइडेंटिटी हटानी पड़ेगी। तो जैसे इसमें हमने जो आई एरिया है उसको कवर कर दिया, ऐसे आपको नोज एरिया आई एरिया इनको कवर करके ही पब्लिश करना है। और पेशेंट से प्रायर कंसेंट लेनी है कि हम इसको छाप सकते हैं क्या। अगर वो हाँ करता है तो ही छापना है, नहीं तो आपको नहीं छापना है कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे पेशेंट्स हैं जिनका कंसेंट है, जिसमें फेस दिख रहा है और फेस नहीं भी दिख रहा हो, तो आपको पहले ही पेशेंट से पूछ के रखना है कि हम इनको छाप सकते हैं या नहीं छाप सकते। जो पेशेंट मना कर देता है उनको आपको उनकी आइडेंटिटी कहीं भी शो नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और कोई क्वेश्चंस डॉक्टर समृद्धि के लिए? और कोई कुछ पूछना चाहता है एलोपेशिया से रिलेटेड? ये जो आपने ट्रायल दिया समृद्धि जी, जी ये सर। ज्यादा आपका ये कहाँ पर ये सब सारे ट्रायल किए ये सर स्वास्थ्य केसेस कल्याण का? होम्योपैथी कॉलेज, हेलो। ये हाँ हाँ। स्टडी, सर ये ये स्टडी जो स्वास्थ्य जयपुर, कल्याण, जयपुर का है ये? हाँ हाँ जयपुर सर, स्वास्थ्य कल्याण ये होम्योपैथिक मेडिसिन। आप पोस्टेड तो जयपुर में ना है? जी सर। ठीक है, वो अच्छा है आपका। तो हम देख रहे हैं काफी आपका साइंटिफिक अप्रोच है, सीआरएच का अप्रोच है।
और अभी आपके विषय में बताया गया कि आप यूट्यूबर भी हैं, तो आपके यूट्यूब का चैनल भी काम कर रहा है ना? जी जी सर। उसमें क्या क्या पोस्ट करती हैं? सर यूट्यूब चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट टू फाइनल ईयर स्टूडेंट हो गए या फिर एमडी स्टूडेंट जो हैं या फिर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं एआई पिजिट की या फिर नीट की, उन ओके। सबके लिए कंटेंट है। फर्स्ट टू फाइनल ईयर का पूरा कोर्स है सारे सब्जेक्ट का। तो हाँ। वहां जाके जैसे हर टॉपिक को कोई स्टूडेंट सर्च करेगा तो सारे टॉपिक्स उस पे मिलेंगे फर्स्ट टू फाइनल ईयर के लिए, और एआई एपीजीटी स्पेसिफिक वो वहां पे कंटेंट पूरा मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए एपीजीटी के लिए। तो वो सारा वहां पे मिलता है, इंक्लूडिंग द एंटेट, मतलब जो कुछ भी नया है सब कुछ, हम्म। ऑल अबाउट होम्योपैथी। काफी अच्छा अप्रोच है। और आपका मैं पूरा पेपर देख रहा था, और बड़ा साइंटिफिकली सारे एलोपैथी एटा का आपने प्रेजेंटेशन दिया है। और ये आपको अवार्डेड भी सीसीआरएस ने 24-25 के लिए किया है। बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, बधाई हो आपको। थैंक यू और सर। इसके साथ में, हाँ, थैंक यू। और ये क्या कह रहे हैं, नेहा कक्कर जी, जी सर। हाँ जी सर। नेहा कक्कर जी, आपका कोई और किसी से क्वेश्चन है? देख लीजिए। हाँ जी। और कोई डॉक्टर समृद्धि से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो डॉक्टर समृद्धि, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे ट्यूबरकुलाइनम आपने बताया, नोसोड, और कोई भी नोसोड्स जो हम यूज कर सकते हैं एलोपेशिया में? मैम नोजोड्स तो स्पेसिफिक नहीं लिखे हुए हैं बाकी रेपर्टरी में जब मैंने सर्च किया था, पर अगर हमें हम्म। इंडिविजुअलाइज कुछ मिल रहा है तो हम देख सकते हैं। बाकी जब सिंथेसिस को देखा, फाटक को देखा, तो सब में एक ही नोजोड हमें देखने को मिला, तो उसी को। जैसे मैंने अपने प्रैक्टिस में सिफलाइनम का बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा है, जहाँ पे भी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जहाँ पे भी आ रहा है या सिफिलिटिक बैकग्राउंड है, तो वहां पे हम्म। सिफलाइनम के भी अच्छे रिजल्ट आते हैं एलोपेशिया में। हाँ सिफलाइनम के रिजल्ट अच्छे हैं, बट जितनी स्टडीज में मैंने देखा उसमें सिफलाइनम पेशेंट को दी नहीं गई अभी तक। ओके ओके। जैसे आपकी आपके जो उसमें था सिफलाइनम का अच्छा रोल था, पर मैंने अभी तक जितना देखा उसमें फास्फोरस, लाइकोपोडियम, ऑब्वियसली। नाइट्रम म्योर, ओके। हम्म। ट्यूबरकुलाइनम, ग्रेफाइटिस और सल्फर, हम्म। इनका अच्छा रोल देखने को मिला। हाँ जी। और अगर कोई पूछे कि प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा किसका रोल मिला, तो सबसे ज्यादा नाइट्रम म्योर का रोल मिला, और सेकंड पे लाइकोपोडियम का मिला। हाँ जी। हाँ जी। इसमें आप मैथमेटिक कोरिलेशंस कुछ लेती है? आपने मैथमेटिक कोरिलेशंस कुछ लिया है? आया म्याजमेटिक सर? सर, म्याजमेटिक कोरिलेशन सर लिया नहीं है, क्योंकि एक फोकस किया गया था सिर्फ एलिमेंट्स फ्रॉम पे, जो हर बीमारी में ही किया जाता है कि किस कारण से है। और अगर म्याजमेटिक तब दी गई है पेशेंट को जब वो रुक गया बिल्कुल केस, कि अब ये क्या करें, 2 बार हमने रुक के देख लिया, 3 बार रुक के देख लिया, पीएल दिए जा रहे हैं लगातार पर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तब मियाजमेटिक एंटीसोरिक सल्फर दी गई थी बीच में। उसके अलावा कोई मेडिसिन, सिर्फ एंटीसोरिक दी है पेशेंट को, उसके अलावा बीच में कभी कोई मेडिसिन दी नहीं गई है। जब स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आ गया तब सल्फर, या फिर एक और ग्रेफाइटिस, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, जो दोनों ही बहुत अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन है। जनरली हम लोग देखते हैं एलोप्लेसिया इस सब में साइकोटिक ग्रुप के पेशेंट ज्यादा रहते हैं, हम्म। क्योंकि ये बीच का मिड टर्म के मैंने इन बिटवीन प्रॉब्लम है, इन बिटवीन है ना? हम्म। आपके यूट्यूब का नाम पूछ रहे हैं कोई? सर यूट्यूब का नाम है KNOW होम्योपैथी, KNOW टाइप, नो। आप तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, वो लोग पूछ रहे हैं आपको। सर इसी नाम से जर्नल भी है, नो होम्योपैथी जर्नल, और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, नो होम्योपैथी। हाँ, अनिल कुमार जी, ये नो होम्योपैथी करके ट्यूब है, आप सर्च करेंगे। और किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है डॉक्टर समृद्धि से। अभी हमारे पास 2 मिनट शेष हैं। आप नेहा जी, आप चूंकि समय हो चुका है, तो हाँ आप जी सर। इनका
वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करते हुए सेशन को ओके क्लोज सर। करेंगे। आप डॉक्टर बिंदु राज वेट कर रहे हैं। ओके ओके सर। ओके ओके। तो मैं डॉक्टर समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के सेशन के लिए। काफी एनरिचिंग सेशन था एलोपेशिया के ऊपर, और इसी नॉलेज के साथ हम और अप्रोच कर सकते हैं एलोपेशिया के केसेस को। एलोपेशिया के केसेस आज की डेट में बहुत बढ़ रहे हैं, और होम्योपैथी में इसका काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो मैं डॉक्टर समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी आशा करती हूँ ऐसी और भी केसेस और स्टडीज के साथ IFPH पे आएंगे और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर समृद्धि, थैंक यू एंड नेहा मैम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड फॉर दिस स्टडी कल का इन एलोपेशिया। कल थैंक यू मैम। कल थैंक का यू मृदुल कल सर। का भी टॉपिक जो है तो एलोपेशिया पर ओके। ही है। डॉक्टर हाँ जी। संदीप पाटिल कल ले रहे ओके हैं ओके एलोपेशिया का। ओके ये इसमें ओके ये इनका बेसिकली माइंड रिलेटेड प्रैक्टिस को इन्होंने लिया, इसलिए मैंने चर्चा किया माइंड का। कल माइंड एलोपेशिया में माइमेटिक रोल पर कल प्रेजेंट ओके करने जा रहे हैं डॉक्टर संदीप पाटिल। तो इसके साथ ओके में सर। मीटिंग को तो हैंड ओवर कर देंगे मीटिंग हाँ को। यस सर। तो मैं थैंक यू अब समृद्धि जी, हिंदी फिर से सेशन आइए, हमारा। है ना, फिर आइए। हाँ जी। थैंक यू सर। अब अपना पीपीटी तो को अब शेयर बंद कर दीजिए। जी जी। थैंक यू सर। हाँ, तो अब हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं डॉक्टर हैंड ओवर बिंदु राज। करती हूँ डॉक्टर बिंदु राज। धन्यवाद।